नमस्कार। मैं डॉक्टर टी.के. झा अपने अनमोल विचार चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और जो वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका विषय है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। आजकल आप देख रहे होंगे कि हर जगह इम्यूनिटी की चर्चा होती है, विशेषतः जबकि कोविड का पीरियड चल रहा है तो लोग ये इस बात से परेशान रहते हैं कि भाई ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी ठीक है तब तो बीमारी के होने के कम चांसेस हैं। अगर इम्यूनिटी कम है तो आप ज़्यादा एहतियात बरतें, कहीं परेशानी ना हो जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैंने इसको लिया। थोड़ा सा साइंटिफिक ज़रूर है, इसलिए मैंने इसको अधिक से अधिक सरल बनाने की कोशिश की है, सरल भाषा में का प्रयोग किया है जिससे कि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। और दूसरा, थोड़ा सा लंबा विषय है, इसलिए मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है कि थोड़े थोड़े पीरियड के वीडियो जो है आप आसानी से देख सकें। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम की चर्चा करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा शरीर जो है वो अनगिनत सेल्स से मिलके बना होता है। सेल्स जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। जैसे कि हमारे घर की दीवारें होती हैं जो कि ईंटों से मिलकर बनी होती हैं और ईंट सबसे छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सेल सबसे छोटी इकाई होती है और तमाम सेल्स से मिलके फिर टिश्यू बनते हैं, ऊतक जिसे कहते हैं। और तमाम अनेकों टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, अंग बनते हैं। अंगों के बारे में सभी लोग जानते होंगे। कुछ अंग हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मस्तिष्क हुआ, हृदय हुआ, किडनी हुई, लीवर हुए। इसके बाद में तमाम ऑर्गन मिलकर, तमाम अंग मिलकर किसी विशेष कार्य के लिए सिस्टम बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। और तमाम तंत्रों से मिलकर, सिस्टम से मिलकर हमारा शरीर बनता है। और ये सारे सिस्टम मिलकर हमारे शरीर की सारी जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, चाहे वो मानसिक हों चाहे वो शारीरिक हों, उनको करते हैं। हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो मुख्यतः 11 सिस्टम होते हैं। पहला नर्वस सिस्टम, जिसे तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र कहलाता है। चौथा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। पांचवा स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। छठवां एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। सातवां रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। आठवां एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम, मूत्रीय उत्सर्जन तंत्र। नौवां मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र। 10वां इंटेगुमेंट्री सिस्टम, अध्यावरणीय तंत्र। और 11वां इम्यून सिस्टम। इस इम्यून सिस्टम, जिसको कि प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं, इसकी चर्चा ही आज हम करेंगे। और इसके बारे में ये जानेंगे कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है, और क्या हम अपनी इस इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाया जा सकता है। चूँकि यह विषय थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने इसको 4 भागों में विभक्त किया है।
जैसा कि मैंने बताया कि जो है ये विषय थोड़ा साइंटिफिक है और आसानी से समझ में आ सके, इसलिए मैंने सरल भाषा का इस्तेमाल किया है। तो आइए चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, जिसको कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, हमारे शरीर की एक सुरक्षा प्रणाली होती है, डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, जो कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बाहरी या नुकसानदायक तत्वों, जिनको कि हम फॉरेन मटेरियल या हार्मफुल सब्सटेंसेस कह सकते हैं, जब भी शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे ये हमारी रक्षा करती है। ये सब्सटेंसेस मोस्टली पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, या फिर वो ऐसे टिश्यू, ऐसे आर्गन जिनका कि हम प्रत्यारोपण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में करते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। सामान्यतः जो भी फॉरेन मटेरियल या कीटाणु, विषाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उनको हम एंटीजन कहते हैं। ये सामान्यतः जो पैथोजेंस होते हैं, और इन एंटीजन से ही जो है इम्यून सिस्टम हमारी रक्षा करता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। हमारे शरीर में जो विषाणु, कीटाणु प्रवेश करते हैं, आपको ये जान के हैरानी होगी कि लाखों करोड़ों की संख्या में, अनगिनत संख्या में पूरे वातावरण में ये विषाणु, कीटाणु मौजूद रहते हैं। पानी में मौजूद रहते हैं, खाने में मौजूद रहते हैं। हम कोई खाना खाते हैं तो उसके माध्यम से ये विषाणु, कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। पानी पीते हैं, उसके द्वारा हम तमाम विषाणु, कीटाणुओं को अपने अंदर ले लेते हैं। अगर ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में ना हो तो आप समझ लीजिए कि हम एक भी दिन जीवित नहीं रह सकते। इसी से आपको पता चलेगा कि इम्यून सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हम चर्चा करते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में कितने प्रकार का होता है, किस किस तरीके से कार्य करता है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह इम्यून सिस्टम एक बाहरी आवरण होता है, बाहरी लेयर होती है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि स्किन, जो कि पूरे शरीर में रहती है। और वो पार्ट जो कि बाहरी वातावरण से कनेक्टेड रहते हैं, जहाँ पर स्किन नहीं होती है, वहाँ पर म्यूकस लेयर होती है, म्यूकोजा होती है। जैसे कि नेज़ल कैविटी हो गई, जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, श्वसन तंत्र, ये नाक के द्वारा हमारे बाहरी वातावरण से जुड़ा रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र, जो मुंह के द्वारा बाहरी सिस्टम से जुड़ा रहता है। इसी तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो जहाँ पर बाहरी वातावरण से जुड़ा रहता है और जहाँ स्किन नहीं होती, वहाँ पर म्यूकोजा होती है। और फिर दूसरा आवरण जो होता है वो इम्यून सिस्टम, प्राकृतिक इम्यून सिस्टम, नेचुरल इम्यून सिस्टम, जो कि जन्मजात होता है, जन्म से समय से हमारे शरीर में रहता है। और ये सिस्टम स्वाभाविक रूप से कार्य करता है
6 से 7 वर्ष की अवस्था तक ये सिस्टम पूरी तरह डेवलप हो जाता है और 10 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु जो व्यक्ति की होती है उसमें हमारी इम्यून जो रिस्पांस होता है वो स्ट्रांगेस्ट होता है। उसके बाद में ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाता है। 60 वर्ष की अवस्था से लेके या यूँ कहिए 65 वर्ष की अवस्था में ये काफ़ी कमज़ोर होने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ओल्ड एज में आदमी को ज़्यादा सजगता बरतने की आवश्यकता होती है और अपना ध्यान देने की ज़रूरत होती है। खाने पीने की, अपने रहने की, जीवन जीने की शैली में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं जिससे कि हम बार बार बीमार ना पड़ें। और तीसरे तरीके का आवरण या तीसरे तरीके की इम्यूनिटी जो होती है वो एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहलाती है, जो कि जन्म के बाद डेवलप होती है। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, अभी तो मैंने 3 विशेष प्रकार, मुख्य प्रकार बताए। इसके अलावा इम्यूनिटी जो है अगर स्किन को हटा दिया जाए तो 2 मुख्य प्रकार की होती है। पहला मैंने बताया स्वाभाविक प्रतिरक्षा, जो कि प्राकृतिक इम्यूनिटी होती है, जन्मजात इम्यूनिटी होती है, जिसको कि इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, जिसको कि अडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। अभी हम चर्चा करेंगे कि नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है। और उपार्जित इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। जो स्वाभाविक इनेट इम्यूनिटी होती है वो 2 प्रकार से कार्य करती है, सेल्स के द्वारा और प्रोटीन के द्वारा। सेल्स के द्वारा जो कार्य करती है उसको सेलुलर मोड कहते हैं और प्रोटीन्स के द्वारा जो कार्य करती है उसे प्रोटीन मोड कहते हैं, जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आता है। इनका भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्लासिकल पाथवे, दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे और तीसरा लैक्टिन पाथवे। इसी तरीके से जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है वो भी 2 प्रकार से कार्य करती है। एक तो सेल्स के द्वारा सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरा ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। सेलुलर इम्यूनिटी में मुख्य तौर से जो है टी सेल्स काम करते हैं और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में मुख्य तौर से बी सेल्स काम करते हैं और एंटीबॉडीज़ भी काम करती हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में इनेट इम्यूनिटी, स्वाभाविक इम्यूनिटी, प्राकृतिक इम्यूनिटी के सेलुलर मोड की चर्चा करेंगे। ये सेलुलर मोड में जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो है 8 प्रकार के सेल्स काम करते हैं इस सेलुलर मोड में। और ये त्वरित इम्यूनिटी होती है, बहुत फास्ट एक्टिंग होती है। नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इर्रिस्पेक्टिव कि किस बीमारी से कंसर्न है, तो ये इम्यूनिटी तुरंत उस स्थान पे पहुंचकर हमारे शरीर की रक्षा करती है इस सेल्स के द्वारा। और ये सेल्स वहाँ पे पहुंच जाते हैं। मतलब ये इम्यूनिटी कीटाणु किस तरीके का है, विषाणु किस तरीके का है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं करती है और बहुत तेज़ी से पहुंचती है बिना किसी देरी किए। और अगर पैथोजेंस हमारा बहुत स्ट्रांग होता है, एंटीजन जो है या कीटाणु विषाणु जो बहुत स्ट्रांग होता है और हमारी इम्यूनिटी ये वाली सक्षम नहीं हो पाती है उसको दूर करने में,
और विषाणु हमारे शरीर में जो है रोग उत्पन्न करने लग जाता है, तो ये इम्यूनिटी जो है कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा करती है जिससे कि दूसरी तरीके की इम्यूनिटी उस स्थान पे पहुंचती है और हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो ये 8 प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि हाँ इस सेलुलर इम्यूनिटी में काम करते हैं, और ये सभी सेल्स जो है वो WBC के अंग होते हैं। WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेस उनको कहते हैं। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक RBC होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेस, दूसरा WBC होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेस, और तीसरा प्लेटलेट्स। तो ये WBC जो है विशेष रूप से जो है इनका कार्य हमारे शरीर की सुरक्षा करना है, सुरक्षा प्रणाली में यह कार्य करते हैं। और ये जितने भी 8 तरीके के सेल्स होते हैं जो कि हमारी स्वाभाविक इम्यूनिटी में कार्य करते हैं, तो ये सभी WBC के अंग होते हैं। और ये 8 प्रकार के सेल्स जो होते हैं, पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा इयोसिनोफिल, तीसरा बेसोफिल, चौथा मास्ट सेल, पांचवा मोनोसाइट, छठवां मैक्रोफेजेस, सातवां डेंड्रिटिक सेल्स और आठवां नेचुरल किलर सेल्स जिनको कि NK सेल्स भी कहते हैं। तो आइए एक एक के बारे में संक्षेप में मैं बताता चलूं कि न्यूट्रोफिल जो है ये सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ये 60 से 70% होते हैं और ये फैगोसाइट्स होते हैं। मतलब कोई भी फॉरेन मटेरियल विषाणु कीटाणु आया तो उसका ये भक्षण कर लेते हैं और उसको मार डालते हैं और समाप्त कर देते हैं। और इनके ग्रैन्यूल्स में कई तरीके के केमिकल्स होते हैं जिससे कि ये अपना ये कार्य मतलब संपादित करते हैं। और इसको जो है हाईली मोटाइल होते हैं, बहुत जल्दी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसको जो है मोबाइल आर्मी भी कह सकते हैं। और ये ऐसे सेल्स होते हैं कि जहाँ पर कोई सेल्स नहीं पहुँचते हैं वहाँ पर ये न्यूट्रोफिल पहुँच जाते हैं और अपने अंदर से कई प्रकार के एंजाइम्स, केमिकल्स सिक्रीट करते हैं। और उन केमिकल्स का नाम ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगे तो वो सब केमिकल्स बनाते हैं जो पैथोजेंस को समाप्त करते हैं। दूसरा इयोसिनोफिल, ये 1 से 3% होते हैं और ये अंदर से कई केमिकल्स, एंजाइम्स इसमें भी मौजूद रहते हैं, उसको सिक्रीट करते हैं। लेकिन ये विशेष रूप से मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स पे कार्य करते हैं और कुछ प्रकार के बैक्टीरिया पर भी कार्य करते हैं। तीसरा बेसोफिल, ये सबसे कम होते हैं, 0.5 से 1% होते हैं और ये मोस्टली जो है वो पैरासाइट पे काम करते हैं। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग में भी सहायता करते हैं और इनके अंदर हेपेरिन मौजूद होती है जिससे कि ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं और उसके कारण कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन भी करते हैं। मास्ट सेल होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू और स्किन में मौजूद रहते हैं और स्किन में जो है मौजूद रहते हैं। वहाँ पर अगर जैसे ही कोई स्किन में प्रवेश करता है तो वहाँ पर ये एक्शन करते हैं, उसी जगह पे एक्शन करके उनको मार भगाते हैं। इम्यूनिटी के साथ साथ कुछ ये एलर्जिक रिएक्शन भी करते हैं। इनके अंदर भी हिपेरिन और हिस्टामिन होता है। पांचवा मोनोसाइट, इसमें केवल एक लोब होता है और ये भी जो है अपने केमिकल से पैथोजेंस को मारने में सहायता करते हैं। और छठवां मैक्रोफेजेस, ये सबसे लार्ज सेल्स होते हैं, सबसे बड़े सेल्स होते हैं और ये फैगोसिटिक होते हैं। फैगोसिटिक का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस आते हैं तो ये इनका भक्षण करते हैं और भक्षण करने के बाद में उसको मार डालते हैं। और इसके अलावा कुछ ये विशेष रूप से रासायनिक ऐसी जो है केमिकल्स लिबरेट करते हैं जिससे कि
दूसरे प्रकार के इम्यून सेल्स आकर्षित होते हैं उस जगह पे जहाँ पर कि जो है युद्ध चल रहा है एंटीजन और इम्यून सेल्स का, और वहाँ पर जो है वो दुगनी तेज़ी से जो है दूसरे सेल्स से मिलकर ये कार्य करते हैं और उनको मारते हैं, जो हमारे इन्फेक्टिव सेल्स होते हैं, इन्फेक्शन के सेल्स होते हैं। फिर सातवां डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिनका कि संपर्क बाहरी वातावरण से होता है, जैसे कि स्किन, नोज़, लंग्स, स्टमक व इंटेस्टाइन। वहाँ पर जो पैथोजेंस होते हैं उनको ये पहचानते हैं, और ये पहचानने के बाद में जो हमारी दूसरी तरीके की इम्यून प्रणाली होती है, अडॉप्टिव इम्यून प्रणाली, उसके जो सेल्स होते हैं उनको ये आकर्षित करते हैं और इस प्रकार से इम्यूनिटी में सहायक होते हैं। और इसके अलावा लास्ट होते हैं नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स कहलाते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स आम तौर पे किसी पैथोजेंस को नहीं मारते हैं। ये जो है हमारे शरीर में जो सेल्स डिफेक्टिव हो जाते हैं, जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको मारते हैं, जैसे ट्यूमर सेल्स हुए, और वेरियस इन्फेक्टेड सेल्स जो इन्फेक्ट हो जाते हैं उनको मारते हैं। तो ये जो है 8 प्रकार के सेल्स जो कि हमारी स्वाभाविक प्राकृतिक इनेट इम्यूनिटी में कार्य करते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो है प्रोटीन मोड की इनेट इम्यूनिटी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपके सुनने के लिए, और आशा करेंगे कि आप आगे दूसरे वीडियो को देखेंगे तो इम्यूनिटी के बारे में और जानकारी आपको मिलती रहेगी।